हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीटी 365 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। कल आपने अगर इसका पहले पार्ट 3 देखा होगा तो उसमें हमने स्पेस टेक्नोलॉजी आधा कवर किया था। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट था, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम कवर कर रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं और अब हम यहाँ वाले लेक्चर में दूसरी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है आपका। इसी के साथ हमारे कल्चर के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी का पीटी 365 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसे भी एक बार आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द सिलेक्शन क्लासेस, उससे आप जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी के, जैसे कि मैंने आपको बोला, पार्ट 2 है ये। यहाँ पर हम ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन के बारे में बात करी गई है। ब्लैक होल्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, जहाँ पर मैंने ब्लैक होल्स को डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उसको भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड था, इसलिए मैंने वो आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर टाइम डायलेशन इल्यूस्ट्रेट किया गया है। ड्यूरिंग द पीरियड टाइम पास्ड एंड ओनली अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द करंट रेट। जो भी अभी करंट रेट चल रहा है उसका फिफ्थ कहना चाहिए। अगर उसको 1/5 करूंगी तो उतना टाइम पीरियड ही अभी तक गया हुआ है। क्वासर एक अभी नया टर्म निकल के आ आया है। इट इज एन एक्सट्रीमली एक्टिव एंड ल्यूमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, AGN जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव न्यूक्लियस है क्वासर का। दे ट्रेमेंडसली एक्टिव द सुपरमैसिव ब्लैक होल्स रिसाइडिंग एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे? ये आपको ब्लैक होल्स के सुपरमैसिव में, उसके अंदर सेंटर में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी तक हमको मिल्की वे में किसी भी तरह का कोई क्वासर देखने के लिए नहीं मिला है। अब टाइम डायलेशन क्या होता है? दैट मीन्स दैट टाइम पासिस एट अ डाइक्रेंट रेट्स फॉर ड्यूरेटेड ऑब्जर्वर्स। यहाँ पर अलग अलग टाइम रेट पर क्या जो हमारा मतलब ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो हम टाइम डायलेशन कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? उसके रिलेटिव मोशन पर और उसकी पोजीशनिंग पर। आज यहाँ पर है, कल थोड़ा सा अलग है, कल थोड़ा सा अलग है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण उसकी पोजीशन दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, उसके बारे में बताता है। और ये किस पर बेस्ड है? आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी दी थी उसके पर यहाँ पर बेस्ड है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बोलती क्या है? आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, दैट मीन्स यू एज वेरी स्लाइटली स्लोअर और फास्टर एट द प्लेसेस विद स्ट्रॉन्गर और वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड्स ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैसिव ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों ने सुना होगा। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं या हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें एजिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम थोड़े से लो एरिया में जाते हैं तो वहां पर एजिंग इफेक्ट कम देखने के लिए मिलता है। तो यही रिलेटिविटी की थ्योरी यहाँ पर बताई गई है। अगर हम जुपिटर की बात करेंगे तो हमारी एज, जुपिटर पर हम जाएंगे तो वो -18.4 सेकेंड हो जाएगी, लेकिन वहीं हम मून में जाएंगे तो हमारी एज प्लस हो जाएगी 629 मिली सेकेंड्स की। तो ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ब्लैक होल्स में मैंने अलग अलग आपको चीजें बताई थी, इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है पेरीमोडियल ब्लैक होल्स होता है, एक स्टेलर होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक सुपरमैसिव होता है। जो हमारा प्रीमोडियल ब्लैक होल होता है वो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसकी वो होता है जब उसका बर्थ होता है यूनिवर्स का, तब बनता है। स्टेलर क्या होता है? उसका जो सेंटर ऑफ द होता है वो बहुत बिग होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेलर, और उसको हम सुपरनोवा भी उसके कारण बनता है। फिर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में हमने पढ़ा है, जो 100 टू 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हो जाते हैं सन के मास के। फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी लार्ज गैलेक्सी में होते हैं। यहाँ पर हमको 2 पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं ब्लैक होल्स के। एक बोलते हैं स्वाचाइल्ड रेडियस, जिसको हम बोलते हैं स्वाचाइल्ड रेडियस। इट इज एन इवेंट होराइजन रेडियस एट विच एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जितने जल्दी वो निकल रहा है, एस्केप हो रही है कोई भी चीज, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वलेंट हो रही है। दैट इज नोन एज दिस रेडियस। देन वी हैव एर्गोस्फीयर करके। ब्लैक होल रोटेट होता है अगर, तो वो जो स्पिन लेता है उसको यहाँ पर हम बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लैक होल्स में अलग अलग चीजें होती है। एक होता है यहाँ पर जैसे कि रिलेटिविस्टिक जेट। जब स्टार्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं बाय द ब्लैक होल्स, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करता है वो। जब इसको ब्लैक होल उसको अपने में एब्जॉर्ब करता है किसी स्टार को, तो वो पार्टिकल्स और रेडिएशंस उससे ब्लास्ट आउट होते हैं नियर द लाइट स्पीड, उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी जेट। देन वी हैव फोटोन स्फीयर होता है। फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम द हॉट प्लाज्मा नियर द ब्लैक होल विच blends with trajectory production of a bright ring.
देन वी हैव एक्रीशन डिस्क होता है ऑफ अ सुपर हाइटेड गैस एंड डस्ट, वह इस तरह की डस्ट के पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंगुलैरिटी पता ही है, उसका जो सेंटर होता है पोर्शन, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवेंट होराइजन, जब रेडियस जो होती है सिंगुलैरिटी की, वेयर मैटर्स एंड द एनर्जी कैन नॉट एस्केप, जा ही नहीं सकती है, दैट इज नोन एज ब्लैक होल की जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, दैट इज नोन एज इवेंट होराइजन, ये ध्यान रखना है आपको। देन वी हैव अ डार्क मैटर मैप, मैंने आपको डार्क मैटर और डार्क वेब सबके बारे में बताया था, डार्क एनर्जी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक मैप बताया है डार्क मैटर का, शोइंग बोथ द lumpiness, that is piece of a solid substance। lumpiness क्या होता है? it is a piece of a solid substance usually with a no particular shape, उसका कोई शेप नहीं होता है, वो यूनिवर्स का यहाँ पर बताया है और किस रेट पर वो ग्रो हो रहा है ये बताया है। तो यहाँ पर दे हैव क्रिएटेड अ मैप बाय यूजिंग द माइक्रोवेव डिटेक्टर से उसको डिटेक्ट करके बताया है, जिसको बोला गया आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, वो ऑब्जर्व करते हैं एसीटी को, वेदर आइंस्टीन प्रेडिक्शंस इन दिस थ्योरी आर करेक्ट रिगार्डिंग, मतलब सही है कि नहीं उनकी थ्योरी, उस पर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जा रही है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द सैंक्टिटी ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। मैंने आपको बताया था डार्क मैटर क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज है, मैंने आपको बताया था कि वो एक टाइम पीरियड होता है जब यूनिवर्स बिल्कुल एकदम से ऐसा होना चाहिए था कि अब फर्दर उसमें एक्सपांशन नहीं होना चाहिए था, एक टाइम के बाद उसमें क्या होना चाहिए था, सिक्रीशन होना चाहिए था, लेकिन फर्दर हमको एक्सपांशन देखने ही मिल रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो ही रहा है। तो मैंने आपको बताया था कोई एक एनर्जी ऐसी है जो उसमें लग रही है, दैट इज नोन एज डार्क एनर्जी, और उसी तरह का कोई एक मैटर है जो कि यहाँ पर चीजों को क्रिएट करता जा रहा है, दैट इज नोन एज डार्क मैटर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, सारा कुछ उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नॉर्मल मैटर, सब कुछ वहां बताया है, इसको एक बार देख लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में चर्चा कल ही करी थी हमने कि ये डेंस हार्ट ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी में आपको देखने के लिए मिला है और बनाया गया है स्टार फॉर्मिंग रीजन कॉल्ड सिगैरिटेरियन सी, इसका नाम याद रखेंगे। इट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द मिल्की वे गैलेक्सी सेंटर में देखा गया है। ये स्टार्स जो हैं दे आर स्टिल फॉर्मिंग, बन रहे हैं और मास गेन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कॉस्मोलॉजी का कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ मॉडल यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लो मास गैलेक्सी जो होती है, गैलेक्सीज जो ब्राइटनेस इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय इट्स मास, but the finding suggests that a less massive galaxy can glow the bright, जो जिसका मास कम होगा वो बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, यहाँ पर ये फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात क्यों की गई है, इसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या है, फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने यहाँ पर न्यूट्रिनो के ओरिजिन फाइंड आउट किया, जो उसका सेंट्रल डिस्क ऑफ मिल्की वे है वहां से। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है like electrons, so they cannot be broke down into smaller parts में break down नहीं हो सकते, that is known as neutrino। बहुत टाइनी मास होता है तो कोई इसमें चार्ज नहीं होगा, कोई स्पिन देखने के लिए नहीं मिलेगा या हाफ स्पिन देखने के लिए मिलेगा समटाइम्स, और जो इनकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उस पर ट्रेवल करते हैं ये। आउट नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिवर्स ओनली अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी एंड द वीक फोर्स। यहाँ पे तीन टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनो, ट्यू न्यूट्रोनो और म्यून न्यूट्रोनो, ये तीन टाइप्स ध्यान रखना है आपको कौन कौन से हैं, इस टाइप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको जब यहाँ पर इसमें दे कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ट्रैवल करते समय, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ज्यूस मिशन, इसको पता होना चाहिए, ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है जो कि फ्रेंच गुयाना से गया है, किस पर गया है, जुपिटर पर, एंड इट्स मून थ्रू द एरियन 5, ये नाम याद रखना है। जूस मिशन में क्या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जुपिटर की स्टडी कर रहे हैं और तीन लार्ज ओशियन बियरिंग मून्स जो हैं उसके, जिसका नाम क्या है, गैनमिडी, गैलिस्टो और यूरोपा, इनके नाम याद रखना है आपको। गैनीमिडी, कैलिस्टो है सॉरी, एंड यूरोपा, इनके नाम याद रखना है, इन पर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड, वेदर, ग्रेविटेशनल पुल, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है 85 स्क्वायर मीटर ऑफ अ सोलर पैनल, और यहाँ पर अगर हम पेलोड की बात करेंगे तो उसमें गाला, दैट इज जैनमेड लेजर एटीमीटर, मैजिस और यूवीएस यहाँ पर यूज किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तीन नाम बस ध्यान रखना है कौन कौन से मून है जुपिटर के, मिशन कौन सा किसने लॉन्च किया, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव मेजर मिशन कौन कौन से गए हैं जुपिटर में, तो पायनियर 10 गया है नासा के द्वारा 1972 में, वॉयगर 1 एंड 2 नासा के द्वारा 1977 में, गैलीलियो फर्स्ट टू एंटर द जुपिटर की ऑर्बिट में जो गया है 1989 में नासा के द्वारा। फिर उसके बाद उल्सिस करके नासा और यूएसए ने भेजा है 1990 में, नासा के द्वारा ही जूनो गया है 2011 में, और नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर
एक्सपेक्टेड है 2024 में। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए जो एक्सपेक्टेड वाले रहते हैं, अपकमिंग जो वाले मिशन रहते हैं, उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है? नासा का ऑसिरिस REX मिशन जो है, ये सैंपल इसने ब्रॉट किए हैं फ्रॉम द कार्बन रिच एस्टेरॉइड जिसका नाम है बेनू, बैक टू द अर्थ। बेनू से कार्बन रिच एस्टेरॉइड्स के सैंपल लेकर आ चुका है। ऑसिरिस नाम याद रखना है आपको। ये एक्रोनिम किसका है? ओरिजिन, देन उसके बाद स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलित, एक्सप्लोरर। इसका नाम याद रख लीजिएगा। और ये बेनू क्या है? दैट इज ए स्मॉल नियर द अर्थ कार्बन रिच एस्टेरॉइड है। उससे हमने यहाँ पर चीजें ली है और कलेक्ट करके हम उसका स्टडी करने वाले हैं। अब एस्टेरॉइड्स में अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए एस्टेरॉइड क्या होता है? एक रॉकी बॉडी स्मॉलर देन द प्लैनेट देन ऑर्बिट द सन, जो कि सन के अराउंड घूमते हैं लेकिन वो प्लैनेट नहीं होती, उससे थोड़ी छोटी होती है। फिर एक मीटेरॉइड होता है, मीटेरॉइड फ्रेगमेंट्स दैट रीचेस द ग्राउंड, जो फ्रेगमेंट होता है मीटेरॉर का, वो जो पृथ्वी पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मीटेरॉइड। और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए दो अलग अलग, मीटेरॉइड और मीटेरॉइड्स याद रखना है। रॉकेट मेटेरिक फ्रेगमेंट ऑफ अ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट और प्लैनेट, उसका मटेरियल हो गया। कॉमेट क्या है? जो आईसी बॉडी होती है दैट रिलीजेस द गैसेस एज इट्स ऑर्बिट द सन। और मीटियर क्या होता है? दैट इज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट, इस तरह से है ना, सीन व्हेन द मीटेरॉइड हीट्स अप द एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आउटर स्पेस गवर्नेंस। आउटर स्पेस गवर्नेंस की बात यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है। उन्होंने यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई है फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज, द फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस गवर्नेंस, ऐसा करके बनाया है। क्योंकि देखिए आउटर स्पेस पर भी अब लोग बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। तो 1958 में यूनाइटेड नेशंस की कमिटी बनाई गई थी जो पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कॉप्यूकोस याद रखना है आपको, कॉप्यूस करके इसका नाम है, स्टैब्लिश हुई है 1958 में। ये क्या करती है? एक्सप्लोरेशन और यूज ऑफ स्पेस कैसे करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, उस पर बात करती है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के सपोर्ट में काम करता है। इसमें 5 इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 में, ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स। देन उसके बाद रेस्क्यू एग्रीमेंट 1958 में 68 में आया था, जहां पर एग्रीमेंट हुआ है रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स का, रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, इनके बारे में। फिर एक लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 में हुआ है। ये कन्वेंशन किस पर है? इंटरनेशनल लाइबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स। देन वी हैव अ रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, that convention registration on the object launched into the outer space. Then we have moon agreement 1979, agreement governing the activities of the states on the moon. Then India is the signatory of all 5. तो ये 5 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए हम अलग अलग कन्वेंशन आपको पेपर में हमेशा देखने के लिए मिलेगा, और आउटर स्पेस से रिलेटेड है, तो आपको ये पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक। नेक्स्ट अब कुछ की कंसेप्ट जो चर्चा में थे, दैट इज गैल्डीलॉक्स जोन करके हैं। ये एक हैबिटेबल जोन है। द एरिया अराउंड द स्टार्स के अराउंड देखने के लिए मिलता है, विच इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर अ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस। तो यहाँ पर वाटर पाया जाएगा, ये बताया गया है। एक्सोप्लैनेट मैंने आपको बता दिया है कि न्यू जुपिटर जो है, जिसका साइज एक्सोप्लैनेट कॉल्ड TO14603b और HD245134b, ये डिस्कवर किए गए हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के बाहर है, दैट इज नोन एज एक्सोप्लैनेट। हमने जो हमारा प्लूटो है उसको भी अब सोलर सिस्टम से बाहर माना, उसको भी हमने एक्सोप्लैनेट माना है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर इनका जो कंपोजिशन होता है वो या तो रॉकी हो सकता है अर्थ के जैसा, या गैस रिच हो सकते हैं जुपिटर एंड सैटर्न के जैसे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन वी हैव फास्ट रेडियो बस्ट आपको देखने के लिए मिला है। इट इज अ ब्राइट एंड अ ब्रीफ बस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी दैट यूजुअली लास्ट थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड, FRB लूज एनर्जी व्हेन दे रीच अर्थ। जैसे ही वो अर्थ में रीच करते हैं अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, और उनको स्पॉट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए। ये कहाँ ट्रेवल करेंगे? दे ट्रेवल थ्रू द गैलेक्सीज एंड बिटवीन देम, उन्हीं के बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो हॉट गैसेस से जब ये पास होंगे तो इससे क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स स्लो डाउन हो जाएंगी, जितनी हाई फ्रीक्वेंसीज मोर देन दोज ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा स्लो डाउन होगी एज कम्पेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना है। देन वी हैव अ गामा रे बस्ट, GRBS इसको बोला है। यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ अ टेम्परली डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर की बात की गई है।
तो दीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड वायलेंट एक्सप्लोजन इन द नोन यूनिवर्स। तो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन क्या है? GRB, गामा रे बस्ट। गामा रे अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए, आप सभी को पता है। ये शॉर्ट लिव बस्ट होती है और हाई एनर्जी होती है लाइट में। इसी के कारण से ब्लैक होल्स का जन्म हुआ है और कोलिजन हुआ है न्यूट्रॉनो स्टार्स का। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव क्वासी मून। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एस्टेरॉइड जिसको अर्थ की तरह ही दिखाई दे रहा है, उसको क्वासी मून बोला है या क्वासी सैटेलाइट बोला है। ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और सिमिलर टाइम फ्रेम है इसका अर्थ के जैसा। देन वी हैव जीरो शैडो डे। इसके बारे में आपने सुना होगा, जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड पर होता है और शैडो जो होती है वो सिमेट्रिकल या वर्टिकल ऑब्जेक्ट वैनिश कर देती है। देन वी हैव ब्लेजर्स। ब्लेजर इज व्हाट? इट इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि हैनले लद्दाख में मौजूद है। उसने यहाँ पर BL लेसर्टे अब ब्लेजर यहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया है। ब्लेजर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ गैलेक्सी दैट इज पावर्ड बाय द ह्यूमोजीनियस ब्लैक होल। तो इसको ध्यान रखना है। देन वी हैव अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोप्रोटॉन इमिक वेव जिसको बोला हुआ है, ये इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया इमिक के बारे में, वेव के बारे में, इन द इंडियन आर्कटिक स्टेशन मैत्री। ठीक है, बहुत सारे स्टेशन है, 3 के नाम मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं आर्कटिक में इंडिया के कौन कौन से स्टेशन है जो कि वहां पर काम कर रहे हैं, रिसर्च स्टेशन। तो उनके नाम आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन देखने के लिए मिला है इन द अर्थ इनर मैग्नेटोस्फीयर वहां पर। और यहाँ पर प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर, यहाँ पर इन्होंने घोषित कर दिया कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिससे कि इक्वेटोरियल लैटिट्यूड जनरेट होता है जो प्रोपोगेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, दैट मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइनस कोइट्स इन फुटप्रिंट्स। ठीक है, ये आप लोग पता कर लें। देन वी हैव अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। It refers to any communication link that involve use of a artificial satellite in the propaganda path। तो जब भी हम कोई भी काम करने वाले हैं उसके पहले हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसका मेन कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर ग्राउंड सेगमेंट होता है जो कि फिक्स्ड और मोबाइल ट्रांसमिशन करता है। देन वी हैव स्पेस सेगमेंट जहाँ पर सैटेलाइट इटसेल्फ काम कर रही है, सैटेलाइट्स ऑपरेट करती है, नीड रिकॉग्नाइज फॉर फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्बिटल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें आप ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट वी है फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट। फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ वर्गो कंसोर्टियम का है जो कि कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए काम करता है। यहाँ पर इट स्टैंड्स फॉर द फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिमुलेशन का, विद ऑल स्काई मैपिंग फॉर ऑल द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशन। वर्गो कंसोर्टियम क्या है? दैट इज अ कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन वाज फाउंड इन 1994 इन रिस्पॉन्स ऑफ द यूके's हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। इसमें क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा? यूके और जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर काम किया है। देन वी हैव फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। विक्रम साराभाई स्टेट स्पेस सेंटर, द लीड सेंटर ऑफ इसरो ने इसको डेवलप किया है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटराइज मेथड है, प्रिडिक्ट करेगा हाउ द प्रोडक्ट रिएक्ट टू द रियल वर्ल्ड फोर्सेस। देन वी हैव उसके बाद बैटरलीक्स। बैटरलीक्स अ सेवंथ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई देखने के लिए मिला है, नाम याद रखना है। ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है? ओरियन के पास देखने के लिए मिला है, जिसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड तिरुवाथिराय और आर्द्रा आद्रा आद्रा करके आप याद रखेंगे। इंडियन एस्ट्रोनॉमी ने इसको नाम दिया है। ये स्टार है जो कि इन इट्स लेट कार्बन बर्निंग स्टेज पे है, ऑलरेडी कंज्यूम बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। देन वी हैव अ नियर स्पेस। चाइना ने एक सेटअप किया है नियर स्पेस कमांड का फॉर हाइपरसोनिक वेपन फोर्सेस के लिए। नियर स्पेस एक रीजन है अबव द एडजेसेंट ऑफ द नेशनल एयर स्पेस के ऊपर, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 किलोमीटर अबव सी लेवल टू 160 किलोमीटर अबव द सी लेवल। प्रेजेंटली नो मैंस लैंड है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया है क्योंकि एयर इज टू थिन, बहुत थिन है, and the support of a flight by most operational military aircrafts and yet gravity is too strong। gravity strong बहुत है और एयर बहुत थिन है, ये ध्यान रखेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इन दिस सिस्टम the region can operate for weeks or months as opposed by unmanned air vehicles whose mission last for 24 to 40 hours। तो यहाँ पर हमको अगर ज्यादा समय के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो वी कैन गो फॉर नियर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। इसके लिए एक रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है अलग से सेपरेट वीडियो, उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर सारी चीज़ों को थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा।
आई होप सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।